सोचिए एक ऐसा शहर जो पिछले 100 सालों से लगातार अंदर ही अंदर धधक रहा हो। स्वागत है आपका आज के इस विश्लेषण में, जहां हम झरिया की उस खौफनाक जमीनी हकीकत को समझेंगे, जहां कोयले की खदानें और लोगों की जिंदगियां दोनों ही दांव पर लगी हैं। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे कॉरपोरेट मुनाफे की अंधी दौड़ और पर्यावरण के प्रति घोर लापरवाही ने एक पूरे के पूरे शहर को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां की दीवारों पर खुलेआम लिखा हो, सावधान, यह अग्नि प्रभावित और भूधंसान क्षेत्र है। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि झरिया में रहने वाले लगभग 6 लाख लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक खौफनाक हिस्सा है। यहाँ के लोग हर सुबह इस डर के साए में उठते हैं कि कहीं उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक से खिसक न जाए। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 731 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई भट्टी का तापमान नहीं है, बल्कि उस जमीन का तापमान है जो सतह से महज 15 फीट नीचे सुलग रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोगों के घरों के ठीक नीचे एक ऐसा भयानक ज्वालामुखी पनप रहा है जो बिना रुके इस पूरे इलाके को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। तो यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरे शहर को 1 सदी से भी ज्यादा समय तक यूं ही जलने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या जमीन के नीचे सुलगती ये आग महज एक दुखद हादसा है, या फिर क्या ये बेतहाशा लालच, राजनीतिक प्रभाव और कॉरपोरेट मुनाफे की भूख से उपजी एक मानव निर्मित त्रासदी है? चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा। साल था 1894, जब यहाँ पहली बार खनन शुरू हुआ। उस वक्त ब्रिटिश कंपनियों ने कोयला निकालने के लिए बेहद अवैज्ञानिक और लापरवाही भरे तरीके अपनाए, जिससे जमीन के अंदर गहरी दरारें या कहीं गौफ बन गए। और फिर 1916 में पहली बार आग लगने की खबर आई। 1970 के दशक में जब भारत सरकार ने इन खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये संकट एक ऐसी बीमारी बन चुका था जिसका कोई आसान इलाज नहीं था। आज अगर आप झरिया की जमीनी हकीकत देखें तो वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। एक तरफ विशाल खुली खदानों में धधकती हुई भीषण आग है, और ठीक उससे सटी हुई धुएं के गुबार के बीच ढहती हुई आम लोगों की बस्तियां। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बेलगाम खनन ने मानवीय बस्तियों को पूरी तरह से अपने जबड़े में जकड़ लिया हो। और बात सिर्फ पर्यावरण के नुकसान तक ही सीमित नहीं है। अब तक लगभग 37 मिलियन टन बहुमूल्य कोयला जलकर राख हो चुका है। और तो और 2 बिलियन टन कोयला ऐसा है जिस तक आग की वजह से अब पहुंचा ही नहीं जा सकता। अगर हम इसका आर्थिक मूल्य निकालें तो ये लगभग $220 बिलियन का एक ऐसा चौंकाने वाला नुकसान है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। अब उस पूरी स्थिति में सरकारी और जमीनी दावों के बीच एक बहुत बड़ा और अहम टकराव है। सरकारी कंपनी BCCL का साफ कहना है कि ये आग तो उन्हें आज़ादी से पहले की एक विरासत के तौर पर मिली है, जिसे वो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्थानीय लोगों और NGOs की सुने तो उनका गंभीर आरोप है कि इस आग को जानबूझकर फैलने दिया जा रहा है। क्यों? ताकि दहशत फैले, लोग खुद ब खुद जमीन छोड़कर भागें और ओपन कास्ट माइनिंग का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। विस्थापन का ये डर हवा हवाई नहीं है। स्थानीय निवासियों में प्रशासन के प्रति एक गहरा अविश्वास है। उदाहरण के लिए वहां के एक निवासी अख्तर अहमद की बातों को ही ले लीजिए। उनका स्पष्ट मानना है कि प्रशासन असल में त्रासदियों के होने का इंतजार करता है ताकि उन्हें पूरी की पूरी कॉलोनियां खाली कराने का एक ठोस बहाना मिल सके, और फिर उस जमीन को बेरोक टोक ओपन कास्ट माइनिंग के हवाले किया जा सके। लेकिन इस मुनाफे और खदानों की लड़ाई में सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? वहां के आम इंसान। जरा सोचिए, झरिया के 90% निवासी टीबी जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं। जमीन की लाखों दरारों से लगातार निकल रही जहरीली गैसों ने अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को घर घर की बीमारी बना दी है। सुरक्षा मानकों की भारी कमी के चलते लोगों की औसत उम्र तेजी से गिर रही है। ये महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी है। और जो लोग इस इलाके से विस्थापित किए जा रहे हैं, उनकी हालत और भी खराब है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सुरक्षा के नाम पर 7,000 कॉलेज के छात्रों को 10 किलोमीटर दूर बेलगड़िया नाम की जगह पर भेज दिया गया, वो भी एक ऐसे स्कूल में जहां सिर्फ 500 बच्चों के बैठने की क्षमता है।
कमजोर परिवारों को ऐसी जगहों पर धकेलना जहां कोई बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है, सीधे सीधे उनके भविष्य और रोजी रोटी को तबाह करना है। इस बीच राष्ट्रीय उत्पादन के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की होड़ में आउटसोर्स की गई निजी कंपनियां अंधाधुंध तरीके से ओपन कास्ट माइनिंग कर रही हैं। खदानों से निकाली गई मिट्टी और चट्टानों के इन खतरनाक ढेरों ने, जिन्हें हम ओवरबर्डन कहते हैं, झरिया के आसमान को पूरी तरह से ढक लिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में बुनियादी श्रम कानूनों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर हम इस पूरे संकट को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही बड़े स्तर की विफलता है। केरल का प्रसिद्ध CSR मॉडल हमें बताता है कि कैसे झरिया में आर्थिक मुनाफे की इस अंधी दौड़ ने कंपनियों की कानूनी, नैतिक और परोपकारी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है। लगता है जैसे मुनाफे के आगे इंसानी जिंदगी और पर्यावरण की कोई अहमियत ही नहीं बची है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका वाकई कोई समाधान नहीं है? बिल्कुल है। 2014 में ही जर्मन विशेषज्ञों की एक टीम ने इस समस्या से निपटने के लिए बेहद स्पष्ट और ठोस उपाय पेश किए थे। उन्होंने कहा, मौजूदा तकनीक से आग बुझाई जाए, सुरक्षित तरीके से खनन हो और नागरिकों के इस तरह थोक के भाव विस्थापन को रोका जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सुझावों पर अधिकारियों ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कॉर्पोरेट मुनाफे का सीधा टकराव इंसानी जिंदगियों से होता है, तो उस ऊर्जा की, उस बिजली की असली कीमत क्या होती है जो हमारे घरों को रोशन करती है? झरिया का ये सुलगता हुआ सच आधुनिक उद्योगों की नींव पर एक ऐसा बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाशना ही होगा। Like and subscribe for more similar video. Thank you.